हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक जो है ये केवीएल, केसीएल और फेज़र कैलकुलेशंस में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है इस एक सिंपल से सर्किट में। तो यहाँ पर हम एक केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएल हम अप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 1 इंटू आई, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 इंटू आई करेंट, प्लस 2 VB माइनस 3I माइनस 4I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक तो VB है और एक I है। तो हमें एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए होता है। तो हम VB की जगह VB कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है ये डिपेंडेंट सोर्स जो है ये इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। तो VB जो होगा वो होगा I इंटू 3 ओम। तो इसे हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 12 एम्पियर, जो कि आंसर नंबर बी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे सिंपली वैसे तो हम इसे मैश लॉ से भी कर सकते हैं, मैश रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे दो मैश और एक नोड है तो हम जो कम होगा हम वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नोड है, दो मैश है, तो हम एक नोड के साथ नोडल अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर एक मैश और दो नोड होता तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करते? तब हम मैश प्रेफर करते। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाई, 50 माइनस इस नोड का वोल्टेज V मान लिया, 50 माइनस V डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, इधर का एम्पियर करंट हमें पता ही है, प्लस V/7। तो यहाँ से हमें वोल्टेज पता चल जाएगा और एक बार हमें वोल्टेज पता चल गया तो हम V/I करके R हम निकालेंगे, जो कि 3.5 एम्पियर आएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो हम लोग का वैसे तो केवीएल केसीएल के अलावा ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें भी केवीएल अप्लाई करके ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका कैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि डायोड ऑन है, ठीक है। तो डायोड ऑन मान लिया तो ये शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने केवीएल लगाया, V माइनस 2I माइनस 5 ओम 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये जो हमें इक्वेशन मिली इसे हम लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। लाइन इक्वेशन हमारी कैसी होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ c हमारा होता है इंटरसेक्शन y में। तो y की जगह b लिख लिया, x की जगह i लिख लिया। इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है ये y को? 5 वोल्ट पे, और स्लोप हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना लिया, जो कि आंसर नंबर सी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस पर हम किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एक नोड, दो मैश हैं और हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। 120 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम नोडल लगाना बेटर रहेगा मैश से, क्योंकि 2 आर्म का तो हमें करंट पता है, 2 आर्म्स का हमें करंट पता है। यहाँ पे 25/7 है, यहाँ पे इनकमिंग 4/7 है। तो थर्ड हम सिंपल नोडल एनालिसिस से या केसीएल जिस मेथड से निकाल लेंगे 3 एम्पियर इसका करंट आ गया 120 ओम के अक्रॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर से हम 6 पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि 2 वोल्ट जो सोर्स है उससे कितना पावर डिलीवर हो रहा है। तो किसी भी सोर्स से पावर डिलीवर या वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो निकालने के लिए हमें करंट पता होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ दिया है। करंट निकालने के लिए मैं फिर से नोडल एनालिसिस अप्लाई करूँगा। नोडल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आने वाले करंट को I मान लेंगे, V डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ से करंट हमें पता ही है कि 1 एम्पियर आ रहा है। तो इससे हमें करंट पता चल जाएगा कितना एम्पियर डिलीवर कर रहा है ये सोर्स। तो अगर ये हमें पता चल गया तो उसके बाद हम पावर निकालेंगे 2 इंटू -1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि बैटरी से करंट बाहर को जा रहा है। तो बाहर को जा रहा है मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी से बाहर को जा रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लिया। तो ये कितना वोल्टेज आ गया? -2 वॉट। तो माइनस साइन ये बताता है कि पावर डिलीवर हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 वॉट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि वोल्टेज सोर्स कितने का है, जबकि करंट दिया है 2 cos 5000t, मतलब ये आपका ओमेगा हो गया 5000, और रेजिस्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो XC निकालना है, 1/j ओमेगा C।
ये निकलने के बाद जब XC आ जाएगा तो टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा R प्लस जे XC, जो कि हमारा आया Z इज इक्वल टू 10 माइनस जे 10। फिर Z और I हम लोगों का वोल्टेज क्या होता है, I इंटू इम्पीडेंस। तो I हमारा 2 cos ओमेगा t है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.8 cos 5000t माइनस 45 इस Z का एंगल होगा। ठीक है, ये अभी हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल को cos ओमेगा t माइनस प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस एंगल आया, माइनस 45 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को कुछ करंट्स दिए हुए हैं और ये बोला गया है कि IL जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस करंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो इंडक्टर के अक्रॉस जो भी करंट होगा वो लैगिंग होगा, मतलब कि -j/IL होगा वो करंट। फिर चलते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना है, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर क्योंकि प्योर कैपेसिटर ही दिया है तो 4 + 90 डिग्री कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो इसे हमने इस तरीके से लिया कि 5 एम्पियर इज इक्वल टू IR प्लस J4, 90 डिग्री को हम J लिख सकते हैं, तो IR प्लस J4। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमें एंगल से मतलब नहीं है अभी, तो उसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो IR हमारा आ गया 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितनी आएगी, 3 + 4J। ठीक है, फिर यहाँ से आने वाली करंट हमें पता चल गई 3 + 4J और -j/IL इज इक्वल टू फिर 5 एम्पियर आ रहा है। इसको फिर से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस IL स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो IL की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट करते हैं तो एक प्लस वैल्यू आती है, एक माइनस वैल्यू आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो जब 4 का अंडर रूट हम करेंगे तो +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, +4 और -4। तो इन दोनों वैल्यू की वजह से आंसर 0 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि करंट उसमें रहेगा तो वो 8 एम्पियर सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि 3 करंट हैं, तीनों की तीनों एक नोड पर एंटर कर रही हैं। तो इसमें तीनों की तीनों AC करंट से, साइनसोइडल करंट से, तो इसमें हम मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका एंगल लेंगे, इसको पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 या RMS वैल्यू, एंगल +60, फिर +10 डिवाइडेड बाय √2, एंगल -60 इज इक्वल टू -I3। यहाँ पे हमने सिंपल एक KCL इक्वेशन लगाई कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ये किया जा सकता है, पर अगर कैलकुलेटर जैसे अलाउड नहीं होते हैं तो हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब cos 60 मैग्नीट्यूड इंटू cos 60 प्लस j sin 60 प्लस cos 60 प्लस j sin -60, तो माइनस बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा I3 कितना आया, -10/√2। तो क्योंकि ये RMS वैल्यू है तो यहाँ हम पीक लिखेंगे, -10 sin 400t। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पे 2 मैश हैं और 1 नोड है। तो हम क्या अप्लाई करना बेटर रहेगा हमारे लिए, हम नोड अप्लाई करेंगे, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो यहाँ से 4 एम्पियर एंटर कर रहा है, यहाँ Vx/2 करंट फ्लो कर रहा है आउटसाइड द नोड, और यहाँ पर क्या होगा, 16 - Vx डिवाइडेड बाई 2, ये एंटरिंग द नोड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो Vx हमारा 12 वोल्ट आ जाएगा, और इस तरीके से हम Vx डिवाइडेड बाई 2 जो कि वहाँ का रेजिस्टेंस है 6 एम्पियर हमारा करंट आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास एक लीनियर रजिस्टिव नेटवर्क है और उसके सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो क्या करंट में, तो क्या उनके अक्रॉस, रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप पे 8 वोल्ट का सोर्स है और 2 रेजिस्टेंस है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर रूल से हमने वोल्टेज निकाल ली कि यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट आ गए।
अब हम दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर देंगे, 2 की जगह 4 एम्पियर, 6 की जगह 12। फिर से हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया, तो इस यहाँ पर फिर से 2 वोल्ट आया, यहाँ पर 6 वोल्ट आया। तो यानी कि करेंट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज़ अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को पूछा गया है कि V2/V1 का रेशो। तो V2/V1 का रेशो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए होगी जिसमें V2 भी हो और V1 भी हो। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर नोड लगाएंगे, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्यों लगाई, क्योंकि 2 मैश बनेंगी, तो उससे बेटर है कि नोडल एनालिसिस हम अप्लाई कर लें। तो नोडल एनालिसिस में V2, यहाँ से करंट कितना आ रहा है I, यहाँ पर क्या होगा V2/R, और इधर से करंट कितना आ रहा है AI। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल मिल रहे हैं V2 और I, लेकिन हमें I की जगह क्या चाहिए V1, क्योंकि हमें रेशो क्या निकालना है V2/V1। तो I की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन से V1 - V2 डिवाइडेड बाय R। तो इसकी जगह पुट करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो V1/V2 आएगा 2 + A, ये कांस्टेंट, इज डिवाइडेड बाय 1 + A। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + A/2 + A आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर C है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा गया है कि कैपेसिटर के करंट और इंडक्टर के करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना है और उसका एंगल क्या है, और इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना है और उसका एंगल क्या है। फिर उन दोनों एंगल्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो हम करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम I2 करंट फाइंड आउट करी। ठीक है, फिर I2 करंट के बाद हमने I1 करंट फाइंड आउट करी, उन दोनों को ऐड किया और IL के अक्रॉस करंट आ गई। तो ये I = I1 + I2 होगा। तो दोनों को हमने जब फाइंड आउट किया तो कितना आया, इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है, जो ये I करंट है, वो कितना है +45 डिग्री। ठीक है, और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है JXL। ठीक है, तो वो हो गया +90 डिग्री। तो हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है VL क्या होगा I × XL, और उन दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा। तो I का करंट का एंगल तो हमें पता था +45, और XL का एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री। तो वोल्टेज का टोटल एंगल कितना आ गया 135 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को हम एंगल्स को ऐड कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें फाइंड आउट करना है कि जो करंट I है उसका RMS वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें हमें वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों ब्रांच का सेपरेटली करंट निकालना है। तो ये I1 हुआ, I1 वोल्टेज हमें पता है 120/√2, ये RMS हो गया, डिवाइडेड बाय 60 + J60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2/1 + J1। ठीक है, तो इससे हमने फाइंड आउट किया I1। इसी तरीके से I2 फाइंड आउट करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें RMS वैल्यू मिल जाएगी ये। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1 + J0। ये हमने मैक्सिमम वैल्यू लिखी है इसकी। फिर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी सिंपल है। इसमें हम लोगों को वोल्टेज निकालनी है करंट सोर्स के अक्रॉस। तो उसके लिए इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में है तो इन्हें ऐड कर लेंगे पैरेलल में, तो 2 ओम आएगा, 2 ओम + 1 ओम सीरीज़ में 3 ओम, और उसको करंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 2, तो 6 वोल्ट। सिंपली आपका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा वैल्यू कैपेसिटर का क्या होगा जिससे सर्किट का जो करंट है, वोल्टेज तो 1 वोल्ट दिया है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस ना आए। तो ऐसा कब होता है, जब सर्किट प्योरली रजिस्टिव होता है। तो यानी कि अगर ये पूरा सर्किट
कैपेसिटर और ये वाला जो लोड है, ये दोनों मिला के ये कुछ ऐसा इनका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट कर दें कैपेसिटेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को, तो हमारा करंट क्या होगा, इसके फेज़ में आ जाएगा, मतलब ये एज अ रजिस्टिव लोड बिहेव करने लगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम इन दोनों को करंट निकालें। तो इनका सेपरेटली करंट निकाला I1 V डिवाइडेड बाय ओमेगा C, ठीक है, I2 V डिवाइडेड बाय 1 प्लस J1। तो ये दो करंट आ गए हमारे, इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने इसके इमेजिनरी पार्ट्स को ज़ीरो के इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, एज अ रेजिस्टेंस। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो रखा, जिससे कैपेसिटर की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो फेज़र कैलकुलेशन और KVL और KCL पे डिपेंडेंट थे, पे बेस्ड थे। इसके और भी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।